गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th के लाइव प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 3 लेके आए हैं। ठीक है, तो बहुत देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो टॉपिक का नेम है रेस्पिरेशन। क्या नेम है टॉपिक का? रेस्पिरेशन। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने रेस्पिरेशन के पहले न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया था। अब न्यूट्रिशन तो हो गया हमारे बॉडी में, अब उस फूड से हमें एनर्जी को क्या करना है? ऑब्टेन करना है, एनर्जी को रिलीज करना है, क्योंकि उसी एनर्जी के थ्रू बाकी की लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो रेस्पिरेशन को आज हम लोग समझते हैं, डिस्कस करते हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। और किस लिए होती है? क्योंकि बॉडी में जो फूड गया है उसको यूटिलाइज वैसे ही फॉर्म में नहीं कर सकते जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं होगा। किस चीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा? एनर्जी में। तो रेस्पिरेशन का मेन जो एम है वो क्या है? एनर्जी को रिलीज करना। जब एनर्जी रिलीज होगी तो जितनी भी ऑल लाइफ प्रोसेस है वो कंप्लीटली हो पाएंगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की डिफिनेशन क्या बना सकते हैं आप? जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, अब उस एनर्जी का यूज क्यों करना, मतलब यूज कहाँ करेंगे? तो जितनी लाइफ प्रोसेस है उस सब में यूज हो जाएगी। तो रेस्पिरेशन की डिफिनेशन हो गई। अब रेस्पिरेशन के बारे में जानने से पहले हम एक एक्टिविटी है जो आपकी एनसीईआरटी में 6.4 और 6.5 एक्टिविटीज़ हैं, इनको आप पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि रेस्पिरेशन जो दो पार्ट में होता है। तो पहला पार्ट उसका है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंच रही है, और जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद हमको क्या मिल जाएगी? एनर्जी। तो जो फर्स्ट पार्ट है ब्रीदिंग, जिसमें हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। अब ब्रीदिंग से हमारी बॉडी में क्या पहुंच जा रही है? ऑक्सीजन, जिससे फूड ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और एनर्जी रिलीज कर दे रहा है। सेकेंड पार्ट होता है रेस्पिरेशन का सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको अभी हम पढ़ते हैं बाद में। ठीक है, बस आप जान लीजिए कि अगर रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, दो मेन पार्ट में डिवाइड करें, तो एक होगा फर्स्ट ब्रीदिंग और सेकंड होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? इनहेल हो रही है ऑक्सीजन और एक्सहेल हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन पहुंचने का एम क्यों है? क्यों हमें ज़रूरत है कि हम इनहेल करें ऑक्सीजन को? तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये है रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे ब्रीदिंग से रिलेटेड एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है 6.4 और 6.5। तो पहले हम लोग 6.4 एक्टिविटी को थोड़ा समझते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसकी एक और स्पेशल क्वालिटी ये है कि अगर हम इस लाइम वाटर में CO2 को फ्लो करवाएं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो कलर होगा, इस वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी क्या है? दो टेस्ट ट्यूब आप ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब आप जान रहे हैं इस तरह से होती है, लैब में आपके होगी। एक में, दोनों में हम लोगों को क्या रखना है? लाइम वाटर। क्या रख लेना है? लाइम वाटर। और एक में आपको माउथ से क्या करना है? फूंक मारनी है, यानी कि हवा, यानी कि एयर फ्लो करवानी है। और सेकंड में आप किसी पिचकारी के थ्रू एयर फ्लो करवा दीजिए। फिर आप ऑब्जर्व ये करेंगे, इस एक्टिविटी का एम यही है कि हम एक्सेल क्या कर रहे हैं? CO2। तो जब आपने माउथ से एयर को फ्लो किया तो आप ये देखेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब का जो लाइम वाटर था वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा।
और इसमें जिसमें आपने पिचकारी से किया था या तो वो होगा नहीं या तो उतना नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हम माउथ के थ्रू जो एयर ब्लो किए थे वो क्या थी, CO2। क्योंकि अगर CO2 ना होती तो लाइम वाटर मिल्की ना होता। एक एक्टिविटी ये हो गई। सेकेंड एक्टिविटी जो 6.5 में है वो ये बताई गई है, यहाँ पे ये बताया गया है कि आप ईस्ट जानते ही होंगे। ईस्ट ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए यूजफुल भी है और कहीं कहीं पे हमें हानि भी पहुंचा सकता है। तो उसमें क्या किए, शुगर सोल्यूशन में हमने ईस्ट को डाल दिया। उसके बाद वहां पे कोई गैस बनेगी, ठीक, कौन सी गैस बनेगी पता नहीं, पर गैस बनेगी और उस गैस को हम फ्लो करवाएंगे लाइम वाटर के थ्रू। तो लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा, मिल्की। तो ये भी पता चल जा रहा है कि ईस्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। अगर वो गैस हमें पता मतलब नहीं भी है तो जब लाइम वाटर मिल्की हो गया तो ये प्रूफ हो गया कि वो गैस कैसी है, कौन सी गैस है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्रीदिंग में हम लोग करते हैं। क्लियर। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड दो एक्टिविटीज हैं, इनको आप समझ लीजिए। दूसरा, रेस्पिरेशन में दो पार्ट में आप डिवाइड करना है, एक ब्रीदिंग और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का सिर्फ एक एम है कि ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाना है और CO2 को क्या करना है, एक्सेल कर देना है। ये है आपका एक्टिविटी 6.4 और 6.5 का एम। ठीक है। अब देखिए रेस्पिरेशन का मेन एम क्या है। रेस्पिरेशन का मेन एम होता है एनर्जी को रिलीज करना। ठीक है। अब एनर्जी रिलीज कैसे होगी, तो हमारी बॉडी में जो फूड है वो किस फॉर्म में है, फूड हमारा है ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, मेन एम रेस्पिरेशन का क्या है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, C6H12O6। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और उसके बाद एनर्जी रिलीज करेगा। तो आइए एक फिगर के थ्रू इस टॉपिक को समझते हैं, देखिएगा। क्लियर। अब रेस्पिरेशन होता कहाँ है, जान जाइए, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में होने के बाद एनर्जी हमको मिल जाती है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। याद रखिएगा ब्रेकडाउन का एम क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करना, तोड़ना, जिससे वो इजीली ब्रेकडाउन हो जाएंगे तो हमको आसानी से उनका यूटिलाइज करना हो जाएगा। अब देखिए ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ा गया, उसको ब्रेक डाउन किया गया, किसमें, पाइरूवेट में। ठीक है, ये क्या होता है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब देखो छोटा हो गया कि नहीं, 6 से 3 हो गया। ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है कि ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब पाइरूवेट में हो गया। अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रेजेंस ऑक्सीजन की उसमें रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अब्सेंस में करते हैं। तो अब यहाँ देखिए इस फिगर में क्या दिख रहा है आपको कि पाइरूवेट किस में टूट गया, जब ईस्ट में रेस्पिरेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी तो रिलीज ही होगी। क्यों एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है और ये प्रोसेस ईस्ट में हो रही है लेकिन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है आपका, ऑक्सीजन नहीं है, याद रखिएगा। और जो एथेनॉल बन रहा है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये तो हो गया अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। सेकेंड, एनर्जी प्रेजेंस हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। यहाँ पे हमें क्या है, ऑक्सीजन की नीड है। अब ये चीज कहाँ पे हो रही है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में। आपने क्लास 9th में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल।
अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, पायरोवेट कार्बन चेंज हो रहा है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी तो रिलीज हो गई। ये तो आप जान ही रहे, जहां भी रेस्पिरेशन का नाम आएगा वहां पे आप समझ जाना कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन होना है उस वर्ड का। अब बस दोनों में फर्क ये है कि जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो जो एनर्जी मिलेगी वो 38 एटीपी मिलेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी मिलेगी। और जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो 2 एटीपी मिलेगा। 2 एटीपी मतलब, अब देखिए कंपेरिजन कीजिए, यहाँ पे 38 एटीपी मिल रहा है आपको और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 एटीपी मिल रहा है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और जो अब्सेंस ऑफ यानी कि ईस्ट में हो रहा है वो रेस्पिरेशन में आपको क्या मिलेगा, एटीपी बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगा, ठीक है। इन दोनों के अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन कैसी ऑक्सीजन है, बहुत कम क्वांटिटी में। तब यहाँ पे क्या होगा, क्या बनेगा आपका लैक्टिक एसिड, क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के साथ साथ एनर्जी तो बनी रही है, आप जान ही रहे। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जब हम ज़्यादा फिजिकल वर्क कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लिए या गेम खेल लिए, उतनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन जाती नहीं, तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। और ये कहाँ पे हो रहा है, इसीलिए मसल्स में। अब ऑक्सीजन की जब कमी हो गई मसल्स में तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएंगे, पेन शुरू हो जाएगा। वो किस रीजन से हुआ, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन कैसे कम हुई, क्योंकि जितनी फिजिकल वर्क हमने किया उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन गई नहीं, तो इसलिए वहाँ पे क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। ये तीन प्रोसेस हैं किसकी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की। तो एक अब्सेंस में हुआ, एक प्रेजेंस में हुआ। तो जो अब्सेंस में होता है उसे बोलते हैं एनारोबिक, और जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। एंड अब इन दोनों के अलावा जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो वो कहाँ होता है, मसल्स में। अब मसल्स में होने की वजह से जब क्वांटिटी किसकी ज़्यादा हो जाए, लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड की जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है हमारी मसल्स में, तो हमारी मसल्स में क्या पड़ जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, इसीलिए पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से हुआ, वो लैक्टिक एसिड की वजह से। आई होप ये फिगर आपको समझ में आया होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बन सकता है, डिफरेंसेस बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एनारोबिक और एरोबिक में आपसे क्या पूछा जा सकता है, डिफरेंसेस। तो आप ये बता देंगे, देखिए पहला तो आप ये बता देंगे कि प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट बन रहा है एनारोबिक में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। सेकंड आप बता देंगे क्या कि इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी 2 एटीपी रिलीज हो रही है, और ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है, ईस्ट वगैरह एग्जाम्पल यानी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। और दूसरा, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो उसे बोलेंगे एरोबिक, यानी कि उसमें आप लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रहा है, और ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें एनर्जी आपको क्या हो रही है, हाई क्वालिटी में मिल रही है, 38 एटीपी, ठीक है। ये है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है। अब देखिए हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में फुल आपके पास क्या है, एक सिस्टम काम करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब उसको हम लोग आप थोड़ा सा समझते हैं। रेस्पिरेशन का मेन एम क्या है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, और ब्रेक डाउन करके क्या चीज रिमूव करना, सॉरी क्या चीज रिलीज करना, एनर्जी को। रेस्पिरेशन आपका दो टाइप का हो गया, एक एनारोबिक हो गया, एक एरोबिक हो गया। एनारोबिक में अब्सेंस रहेगी ऑक्सीजन की, और एरोबिक में प्रेजेंट रहेगी ऑक्सीजन की, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और हमारे अंदर एक हर काम को करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। तो हमारे पास सिस्टम है रेस्पिरेशन का, उसे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इनहेल ऑक्सीजन हो रही है, एक्सेल क्या हो रही है, CO2। वो कैसे हो रही है,
किसके थ्रू हो रही है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी के पास ही नोज है आपकी, नोज के थ्रू क्या हो रही है, ऑक्सीजन या पूरी एयर जा रही है बॉडी के अंदर। फिर कहाँ से होते हुए, फेरिक्स से और लैरिक्स से, लैरिक्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, वहां से होते हुए वो कहाँ पे पहुंच जा रही है, ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया क्या होता है, एक विंड पाइप, इसका आप नाम एक और दे सकते हैं विंड पाइप। और साथ में आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज है, सी शेप में आपको क्या मिलेगी, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन्स को आप बोल सकते हैं, जैसे आपके कान है, ये अपर कान है, ईयर्स है, इनको आप देखिए बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ये क्या है, कार्टिलेज बोन इनको बोला जाता है, यानी कि बोन के वो टाइप जो सॉफ्ट होते हैं। इनमें सी शेप के क्या लगे होते हैं, कार्टिलेज लगे होते हैं, रिंग्स लगे होते हैं, किसमें, विंड पाइप में, जिसका नाम क्या दिया गया, ट्रैकिया। अब क्या होता है, इसलिए इन रिंग का काम क्या है, क्यों रिंग को दिया गया, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एयर ना मिलने पे ये आपस में कोलैप्स ना कर जाए, दोनों सेल्स के साइड आपस में क्या ना हो जाए, कोलैप्स ना कर जाए, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा इनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कौन, रिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, क्लियर। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिंग जो बनी होती है ट्रैकिया के इधर उधर वो किस शेप की होती है, तो आप बता देंगे सी शेप में। और इनका यूज क्या है, तो इनका यूज है कोलैप्सेशन से बचाना, किसको, ट्रैकिया की सेल्स को। उसके बाद आप देखिए, देख रहे होंगे कि ट्रैकिया डिवाइड हो जा रही है, देखिए डिवाइड होने के बाद दो पाथ में ये डिवाइड हो गई, तो दोनों इस पाथवे को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। यानी कि देखिए आपकी ट्रैकिया ऐसे आई, ट्रैकिया आने के बाद इस पे देखिए कार्टिलेज बना दीजिए आप, और ये दो पाथवेज में, क्योंकि आपके पास क्या है, वन पेयर लंग्स है, यानी दो लंग्स हैं, तो दोनों में एयर जानी चाहिए, तो दोनों जाने के लिए क्या करा उन्होंने, विंड पाइप ने अपने रास्ते को दो तरीके से बना लिया। अब ये जो रास्ते डिवाइड हुए इसको हमने क्या नाम दे दिया, ब्रोंकाई, क्या नाम दे दिया, ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई भी आप आगे जाके क्या होती है, डिवाइड होती है, छोटे छोटे ब्रांचेस में और डिवाइड होती है, इन ब्रांचेस को नाम दे दिया गया है ब्रोंकोएल्स। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अल्वेलल सैक, इसको आप अल्वेली बोल सकते हैं। अल्वेली क्या होता है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि यहीं पे जो है एयर जाती है, यानी ऑक्सीजन जाती है, और इन्हीं के थ्रू ब्लड में जाके ऑक्सीजन पूरे पूरे ऑर्गन्स के सिस्टम में या पार्ट में जाती है। तो ध्यान रखिएगा अल्वेली को आप छोटे में ना लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन चली जा रही, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे आप बलून में क्या करते हैं, एयर फ्लो करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसी टाइप से अल्वेली सैक क्या होते हैं, यहाँ पे जो एंड में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या करते हैं, यहीं पे ऑक्सीजन हाई क्वांटिटी में आ जाएगी, तो जितनी आप क्वांटिटी लेंगे उतना इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब देखिए इनको हम अल्वेली को अलग से समझते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर क्या है, देखिए सर्कल बना हुआ है, यही वो हिस्सा है जहाँ पे क्या जा रही है, ऑक्सीजन। अब यहीं के बाद से क्या हो जाएंगी, सेल्स शुरू हो जाएंगी, और यहीं से ऑक्सीजन सेल्स में पहुंच जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, ये है अल्वेली, इनको आपको समझना है, क्लियर। अब देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारी बॉडी में आती जाती हैं, यानी कि मूव करती हैं। अब देखिए ये क्या है आपका, ठीक है, अल्वेली सैक की लेयर है, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद यहीं पे इनके आसपास क्या चीज मौजूद होगा, वॉल ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती है, ब्लड वेसल्स, समझ लीजिए रेड ब्लड सेल्स वगैरह यहीं पे मूव करती रहती हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी रेड ब्लड सेल्स में। क्यों जा रही है, क्योंकि अभी रेड ब्लड सेल्स में क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, लैक है। ठीक है, और इधर क्या है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बहुत रिच क्वांटिटी में है, तो जिधर रिच है यानी कि हायर कंसंट्रेशन है,
वो किधर मूव करेगा, लोअर कंसेंट्रेशन में। तो इधर से मूव कर गया, यानी कि अल्वेली से मूव कर गई ऑक्सीजन किधर, रेड ब्लड सेल्स में। और इस प्रोसेस को आपने 9th में पढ़ा होगा, याद होगा आपको, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, कंसंट्रेशन को इक्वल करा जाता है। इक्वल करने के लिए ही ऑक्सीजन किधर मूव करी, जिधर ऑक्सीजन कम थी। इसका अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में यानी रेड ब्लड सेल्स में किस चीज की क्वांटिटी ज्यादा है, CO2 की। ठीक है, और वो किधर मूव कर जाएगा, अंदर की साइड, यानी कि इधर मूव कर गया। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन चली गई ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अब्सॉर्ब कर ली गई एल्वेली में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे डिफ्यूजन के थ्रू ये काम हुआ और फिर CO2 को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और O2 को ब्लड में मिला दिया जाएगा। ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का काम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्वेली का काम क्या है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, अपने पास रखना, और यहीं से क्या उन्होंने कर दिया, कहाँ पे पहुंचा दिया, रेड ब्लड सेल्स में। और उसके बाद वो क्या हो गया, ब्लड में मिल गया। अब ब्लड के थ्रू पूरे ऑर्गन्स में, हर ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अलग अलग पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।